बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिसर्च पेपर। एक रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन लेने के लिए हमें कौन सी मालूमात दरकार होती है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेंथ, रेपिटिशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, साइटेशंस, अ ब्रॉड व्यू, अ नैरो व्यू, इम्पोर्टेंस, प्रॉब्लम हाइपोथेसिस, नो स्टोरीज, फैक्चुअल, नो डिटेल्स, चेक जर्नल रिक्वायरमेंट्स। हमारा फर्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ द इंट्रोडक्शन इन रिसर्च पेपर। तो जहाँ तक हम पेजेस की बात करते हैं, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं तो हमारे 1 to 1.5 पेजेस का इंट्रोडक्शन इनफ होता है किसी भी रिसर्च पेपर के लिए। और हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग होती है वो टाइम्स न्यू रोमन होती है, फॉन्ट स्टाइल, और जो हम फॉन्ट साइज यूज़ करते हैं वो 12 होता है। और जो हम लाइन दरमियान स्पेसिंग यूज़ करते हैं, यानी कि लाइंस के दरमियान जो वक्फा होता है वो 1.5 होता है। और जो हम अलाइनमेंट यूज़ करते हैं वो जस्टिफाइड होती है। जस्टिफाइड का मतलब ये होता है कि एक पैराग्राफ दोनों राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स से उसकी इक्वल अरेंजमेंट हो। जो राइट अरेंजमेंट होती है उसमें सिर्फ पैराग्राफ राइट साइड से इक्वली अरेंज होता है, जिसमें लेफ्ट अरेंजमेंट होती है उसमें सिर्फ लेफ्ट साइड से होता है। जबकि जस्टिफाइड में राइट और लेफ्ट दोनों साइड से पैराग्राफ जो है वो सेम होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेपिटिशन। तो जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें हम किसी भी कंसेप्ट को रिपीट नहीं करते, किसी भी सेंटेंस को रिपीट नहीं करते, उसमें हम अननेसेसरी वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं करते, और ना ही हम पेपर के टाइटल को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखते वक्त आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं उसका क्लियर एंड फोकस्ड कंसेप्ट आपने देना है। यानी कि आपने अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू रीडर को ये बात बता देनी है कि इस रिसर्च में किस चीज़ पर फोकस किया गया है। जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइटेशंस। तो साइटेशंस करते हुए आपने 3-4 बातें हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है। नंबर 1 उसमें ये है कि साइटेशंस आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। लेटेस्ट मीन कि अब अगर 2022 चल रहा है तो आपने लास्ट 5 ईयर्स की साइटेशंस यूज़ करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा ओल्ड साइटेशंस आपने यूज़ नहीं करनी। आप सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि 5 ईयर्स तक महदूद रखें। अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा है कि जिस पे आपको लेटेस्ट काम नहीं मिल रहा, कोई पुराना काम मिल रहा है, तो आप उसको 10 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये इसमें दूसरी बात आपने ख्याल रखना है कि आपके जो इन टेक्स्ट रेफरेंसेस आप दे रहे हैं, जो इन टेक्स्ट आप साइटेशंस कर रहे हैं, वो आपके सोर्सेज यानी कि जो आप पेपर के एंड पे रेफरेंसेस देते हैं, कंप्लीट रेफरेंस। स्टार्ट में तो जो आप टेक्स्ट में देते हैं वो कंप्लीट रेफरेंस नहीं होता, वो जस्ट एक ऑथर का नेम होता है और उसका ईयर होता है। जबकि उसका एक्सपेंडेड रेफरेंस जो होता है, फुल रेफरेंस उसी ऑथर का, वो एट द एंड ऑफ द पेपर होता है। तो आपने हमेशा क्या रखना है कि इन टेक्स्ट रेफरेंसेस जो हैं वो आपके सोर्सेज से मैच होते हों। ऐसा ना हो कि इन टेक्स्ट में कोई और ऑथर का नाम हो और सोर्सेज में आपके जो रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंट हों। और आपने साइटेशंस करते वक्त ये भी ख्याल रखना है कि आपके जो जर्नल है
जिसमें आप रिसर्च पेपर भेजने जा रहे हैं या भेजना चाहती हैं, तो उसका फॉर्मेट कैसा है। आप कोशिश करें कि अपने रेफरेंसेस का फॉर्मेट भी वैसा ही यूज़ करें। अगर इसमें आप एंड नोट से रेफरेंसेस लगा सकते हैं तो ये बेटर है। एंड नोट एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप रेफरेंसेस ऐड करते हैं। तो अगर इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी कोई जर्नल आपका पेपर रिजेक्ट कर देता है, तो आपको किसी दूसरे जर्नल पे फॉर्मेट चेंज करने पड़ते हैं रेफरेंसेस। तो जस्ट एक क्लिक करने पर आपके सारे रेफरेंसेस उस जर्नल के फॉर्मेट पे खुद ब खुद कन्वर्ट हो। रिसर्च का इंट्रोडक्शन लिखते हुए आमतौर पर दो टाइप की कंसेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं। एक होता है ब्रॉड व्यू और दूसरा होता है नैरो व्यू। दोनों को आपने इंट्रोडक्शन में इक्वली यूज़ करना होता है। यानी कि अगर आप ब्रॉड व्यू से स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन को, तो आप उसको नैरो व्यू की तरफ लेके जाएं। और इसके बरअक्स अगर आप नैरो व्यू से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आप ब्रॉड व्यू की तरफ लेके जाएं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप ब्रॉड व्यू से स्टार्ट कर लें या आप नैरो व्यू से स्टार्ट कर लें। तो आपने जिस व्यू से भी स्टार्ट करना है आपके उसके अपोजिट जाना है। अब जहाँ भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, आप उसमें सारी चीज़ें पुट करते जा रहे हैं, उसमें साथ साथ आपने उसकी इम्पोर्टेंस भी करनी है। जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस को भी एलेबोरेट करना है विद नोवेलिटी। नोवेलिटी ये होती है कि आपने ये बताना है कि आपकी जो रिसर्च है इसमें क्या ख़ास है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये आप क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह आपने कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो ऐड करने हैं जिससे इजीली रीडर ये समझ सके कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी नोवेलिटी क्या है, इसमें न्यू चीज़ कौन सी ऐड हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट प्रॉब्लम हाइपोथेसिस। तो प्रॉब्लम हाइपोथेसिस ये होता है कि इसमें आपने एक लाइन ऐसी ऐड करनी है जो कि आपका जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं उसको बता सके, उसको एलेबोरेट कर सके, तो शो कर सके। इस तरह की आपने वो लाइन ऐड करनी होती है जिसको हम प्रॉब्लम हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास नो स्टोरीज। इंट्रोडक्शन लिखते हुए आपने कोई स्टोरीज वगैरह नहीं लिखने की कोशिश करनी या आप खुद से स्टोरीज लिखते जाएं, क्योंकि ये साइंटिफिक राइटिंग्स होती हैं तो इसमें हर चीज़ विद रेफरेंस आपने देनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जी फैक्चुअल, नो डिटेल्स। हमेशा आपने फैक्ट्स को यूज़ करना है, आपने ऑथेंटिक रिसोर्सेज को यूज़ करना है, आपने गैर ज़रूरी डिटेल नहीं देनी, आपने खुद से कोई भी मटेरियल ऐड नहीं करना, आप इस किसी वेबसाइट का मटेरियल भी ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ लिस्ट मटेरियल आपने यूज़ करना है जो किसी जर्नल में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका हो। रेफरेंस आप वो यूज़ कर सकते हैं, आप उसको फैक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट चेक जर्नल रिक्वायरमेंट्स। चेक जर्नल रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि जब आप रेफरेंस ऐड कर रहे हैं तो आप जर्नल का नाम देख लें जिसमें आप रिसर्च आर्टिकल भेजना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने रेफरेंस जो है उसकी फॉर्मेट में हर जर्नल ने अपना एक स्टाइल दिया होता है। उस स्टाइल के अकॉर्डिंगली अगर आप उसको अरेंज करेंगे, शुरू से ही आप रेफरेंसेस को अरेंज करते रहेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा या इसके कि आप बाद में रेफरेंसेस को अरेंज करें जर्नल के स्टाइल के मुताबिक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।